नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में। और इस प्रोग्राम के जरिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। इस हफ्ते हमारे साथ हैं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष स्वराज एक्सप्रेस पर। मेरा पहला सवाल मनीष, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिसमें उन्होंने ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि लॉकडाउन सिर्फ एकमात्र सोल्यूशन नहीं है कोरोना पैंडेमिक से फाइट आउट करने के लिए। और उसके बाद फिर बीजेपी ने उसको एक काउंटर स्टेटमेंट उनके बीजेपी की तरफ से आया कि अगर लॉकडाउन एकमात्र सोल्यूशन नहीं है तो कांग्रेस रूल्ड जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने लॉकडाउन पहले क्यों अनाउंस कर दिया। तो क्या कहना है आपका इस पे? देखिए नीलू जी, इस चीज को एक परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है और इसको एक शुरू करना चाहिए कि नवंबर दिसंबर 2019 के महीने में चीन में कुछ अनडायग्नोज्ड निमोनिया के केस आने शुरू हुए। 31 दिसंबर 2019 को चीन ने WHO को बताया कि एक ऐसा वायरस आया है जिससे निमोनिया हो रहा है और हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। 10-11 जनवरी तक WHO ने इसकी संजीदगी को नहीं समझा। उन्होंने जो एडवाइजरीज इशू की उन एडवाइजरीज में साफ तौर पे ये कहा कि चीन जाने पे भी कोई रोक नहीं लगनी चाहिए, यहां तक कि वुहान जाने तक पे भी कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। मैंने लोकसभा में एक सवाल पूछा हर्षवर्धन जी से कि आपको इस वायरस के बारे में सबसे पहले कब पता लगा, तो उन्होंने जवाब में कहा कि 7-8 जनवरी 2020 को WHO से हमारी वार्तालाप इस संबंध में शुरू हुई। अब जो इस पत्र गृह सचिव ने लिखा है सारे प्रदेशों को, उसमें उन्होंने कहा कि हमने 18 जनवरी 2020 से स्क्रीनिंग शुरू की, पर मैं खुद 23 या 24 जनवरी को बाहर से वापस आया था, एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया था। और अगर स्क्रीनिंग थी भी तो बहुत प्रिफंक्टरी स्क्रीनिंग थी, मतलब कोई डॉक्टर नहीं थे वहां पे। कुछ हो सकता है कि थर्मल इमेजेस या थर्मोमीटर्स लगाए हो इन्होंने। तो इसलिए 18 जनवरी या 8 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक जब तक लॉकडाउन नहीं होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को जो इसकी गंभीरता थी उस गंभीरता को समझने में उनसे गलती हुई। और ये स्वाभाविक है, मैं कोई सरकार को दोष नहीं दे रहा, क्योंकि जब कोई वायरस आता है उसका कितनी सिवियरिटी रहती है, ये सारी चीज जज करने में, उसका एक मूल्यांकन करने में समय लगता है। पर इन 2 महीनों में जो बाकी दुनिया में इसका प्रकोप बहुत ही एक भयानक तरीके से दिखना शुरू हो गया था। इटली हो, जर्मनी हो, यूरोप के बाकी हिस्से हो, अमेरिका हो, तो ये जो 23 मार्च को लॉकडाउन किया गया, अगर इसकी जगह शुरू से इतिहास बढ़ते जाते कि वो जो 1,17,000 लोग 18 जनवरी और 23 मार्च के बीच में भारत आए हैं, उनकी ठीक तरह से स्क्रीनिंग होती, उनकी ठीक तरह से कांटेक्ट ट्रेसिंग होती, तो शायद ये लॉकडाउन इतनी सिवियरिटी से करने की नौबत ना आती। तो बेसिकली आपके कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से स्क्रीनिंग हुई और जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जिस तरह से होनी चाहिए थी, सरकार ने उसको इनिशिएट नहीं किया। इज दैट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू से? देखिए नीलू जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा मानना है कि सरकार को इस कोरोना वायरस की गंभीरता को समझने में चूक हुई। और ये हो सकता है कि जब H1N1 वायरस आया था, जिसको स्वाइन फ्लू कहते हैं, उस समय भी हालात कुछ बिगड़े थे, पर फिर एक बात जाहिर होती गई कि भाई इसकी विरुलेंस इतनी नहीं है
कुछ लोगों को इम्पैक्ट करेगा, पर इसका मोर्टेलिटी रेट इतना नहीं रहेगा। तो शायद उस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। पर क्योंकि बाकी दुनिया में मौतें होनी शुरू हो गई थी, अस्पताल भरने शुरू हो गए थे, तो शायद अगर ये स्क्रीनिंग ज्यादा सख्ती से की जाती या सरकार इसके प्रति ज्यादा मुखर और गंभीर होती तो इतने सख्त लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप इतने क्लियर शब्दों में इस बात को कह रहे हैं कि सरकार में गंभीरता नहीं थी, चाहे वो स्क्रीनिंग को लेकर हो, चाहे टेस्टिंग को लेकर हो, तो विपक्ष के जो स्वर हैं वो मुझे इतने उदार क्यों नजर आ रहे हैं? मनीष, अगर मैं बहुत क्लियरली अगर आपसे पूछूं, आप इतने उदार क्यों नजर आ रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर? क्योंकि देश संकट में, और जब देश संकट में है, 11 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हैं, सड़कों के ऊपर हैं, लोगों को खाने के लिए राशन नहीं मिल रहा है, पूरी दुनिया भयभीत है कि कल क्या बनेगा। और जिस तरह की कोरोना वायरस की स्टोरीज रोज निकल के आ रही हैं कि हमारे पास वो तैयारी नहीं है, उतने बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं है, और बहुत ही एक साहस से अपनी जान को जोखिम में डालकर जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ है, पुलिस है, प्रशासन है, रोज़ अपनी जान को जोखिम में डालकर जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उनको डिमोरलाइज नहीं करना चाहते। नहीं, डिमोरलाइज आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि आपको डिमोरलाइज करना इस समय ऑपोजिशन का बिल्कुल रोल नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन बिल्कुल उस फॉर्म में भी नजर नहीं आ रहा है जिस फॉर्म में ऑपोजिशन को होना चाहिए कि जहां पर सरकार गलत है या जहां पर सरकार की कमियां हैं उसे हम रोज के बेसिस पे बताएं। उस लिहाज से अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो दोस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लीडर्स कमिंग आउट एंड स्पीकिंग एवरी डे, उस तरीके का जो एक पैटर्न पहले नजर आता था वो कहीं ना कहीं आज मुझे मिसिंग नजर आ रहा है। मनीष, जैसे नीलू जी, मैंने पहले कहा कि देश एक बहुत बड़े संकट में, और शायद दूसरे महायुद्ध के बाद पूरी दुनिया के ऊपर ये सबसे भारी प्रकोप आया है। आज भी जो प्रमाण साइंटिफिक कम्युनिटी से आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि हम 1.5 से 2 साल किसी वैक्सीन से दूर, और जो भी इलाज हो रहा है, जो लोग रिकवर किए हैं, वो बेसिकली हिट एंड ट्रायल है कि वो इलाज किसी के ऊपर कामयाब हो गया और वही इलाज किसी के ऊपर कामयाब नहीं हुआ। और ऐसी परिस्थिति में जब इतने लोग घर से बेघर हो गए, विस्थापित हो गए, आज भी अगर आप अखबारों की सुर्खियां देखे हो तो मीलों मील, 100 मील अपने घर पैदल जा रहे हैं बच्चों के साथ, अपना सामान सर के ऊपर उठाए। तो ये वक्त है कि हम सब लोगों को इकट्ठे होकर सॉल्यूशंस ढूंढने का कि किस तरह से लोगों की मदद की जा सकती है, ना कि टोका टाकी करने का और ना कि नुक्ताचीनी करने का। वो वक्त भी आएगा। लेकिन जहां तक आपने मनीष सॉल्यूशंस की बात कही, कांग्रेस एज अ पार्टी क्या सॉल्यूशंस इस समय ऑफर कर रही है? क्योंकि अगर आप बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में अगर आप देखें, जिस तरह से ममता बनर्जी अपने स्टेट में चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, या केरला में पिनाराई विजयन दिख रहे हैं जिस तरह से इम्प्लीमेंट करते हुए, आप ही की सरकार है पंजाब में जहां पर अमरिंदर सिंह ने बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं। कांग्रेस एज अ पार्टी लुक्स डिस्टेंस्ड, और जो रीजनल लीडर्स हैं उनकी जो भूमिका है वो ज्यादा प्रबल नजर आ रही है। तो मेरा जो सवाल आपसे है कि ऑपोजिशन, जो कांग्रेस एक मेन ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते इस समय उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए और क्या रोल अदा कर रही है इस समय? देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस समय अगर कोई देश में है वो उन 11 करोड़ लोगों को लेके है जो अपने घर से विस्थापित है। सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि किस तरह से आप उनको अपने घर वापस भेज सकें। और इसलिए हमने केंद्र सरकार से निरंतर और लगातार इस बात को कहा है कि जो रिसीविंग स्टेट्स हैं जहां से ये लोग आते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आप उनसे बात कीजिए और ये सुनिश्चित कीजिए, व्यवस्था कीजिए कि उन लोगों को सुरक्षित तरीके से वहां पहुंचाया जाए।
जैसे कि मुझे इस बात को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आप स्पेशल ट्रेन्स, डेडिकेटेड ट्रेन्स, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अगर एक बोगी में 70 लोग जा सकते हैं तो आप 35 लोग भेजिए। पूरे भारत की रेल व्यवस्था इस समय बंद पड़ी है, आपके पास एक्स्ट्रा ट्रेन्स अवेलेबल हैं, तो आप डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट ट्रेन चला के, जैसे सूरत से भुवनेश्वर या बंबई से गोरखपुर या चंडीगढ़ से आप पटना, जो डेडिकेटेड ट्रेन चला के जो कहीं रास्ते में ना रुके, इन लोगों को सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाएं। दूसरी समस्या ये है कि जब वो वहां से अपने गांव वापस जाएंगे, क्योंकि आज भारत 6.5 लाख गांवों का एक गणतंत्र बन गया है। हर गांव अपने आप में गणतंत्र है, जहां पे बाहर के लोगों को लोग अंदर नहीं आने दे रहे, बैरिकेडिंग हो रखी है, लोग अपने आप को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं। और हाल तो इतना खराब है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता मर जाए तो उसको क्रिमेशन ग्राउंड में जगह नहीं दी जा रही उसको दफनाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में आपको उन लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि इन माइग्रेंट्स को आप वापस रिसीव करें। और उसके साथ साथ एक बात और आपको और गंभीरता से सोचनी पड़ेगी कि अगर 11 करोड़ लोग सड़क पे हैं और ये भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि बहुत उनमें से अधिकतर लोगों को, मेरे ख्याल 95% या 99% लोगों को कोई बीमारी नहीं हुई, तो एक जो हर्ड इम्यूनिटी है जिसको कम्युनिटी इम्यूनिटी कहते हैं, वो एक कम्युनिटी इम्यूनिटी लगता है कि इस देश में डेवलप कर गई है। तो उस नजर रखते हुए क्या आप इकोनॉमी को, इलाकों को इस फेज तरीके में खोल सकेंगे? क्योंकि जहां तक टेस्टिंग का सवाल है नीलू जी, ये बात बिल्कुल सही है कि टेस्टिंग के अलावा और कोई चारा नहीं, कि जितनी आप ज्यादा टेस्टिंग करोगे उतना आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। आपने सही मुद्दे उठाए मनीष जी। आपने जो कहा कि जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं जिन्हें अभी अपने जो घर नहीं पहुंच पाए हैं उन्हें किस तरह से विस्थापित किया जाए, साथ में ट्रेन्स को चलाया जाए, लेकिन ये बातें बहुत क्लैरिटी के साथ क्यों नहीं आ रही है आपकी पार्टी की तरफ से कि आपका एक्चुअल स्टैंड क्या है? क्या आप लॉकडाउन के खिलाफ हैं? क्या आप इकोनॉमी को चलाने के फेवर में हैं? जो ये स्पष्टता है ये क्यों नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि एग्जैक्टली उनका स्टैंड क्या है? बिल्कुल स्पष्टता है। अगर आप आज पढ़ें तो हमारे पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने एक अखबार में बहुत विस्तृत लेख लिखा है जिसमें उन्होंने बहुत ही एक सुलझे हुए तरीके से एक रणनीति सरकार को सुझाई है कि किस तरह से इकोनॉमी को ओपन किया जा सकता है। और इसके अलावा जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया था 19 दिन, उसी दिन प्रेस वार्ता में मैंने इस बात को कहा था कि सबसे बड़ी समस्या जो माइग्रेंट्स की है उससे निपटने की जरूरत है। पर ऐसा लगता नहीं है कि सरकार कोई भी रचनात्मक सुझाव सुनने के मन में। सरकार की तरफ से तो सिर्फ एक ही रणनीति दिखाई देती है कि जो जहां है उसको वहीं बैठा रहे। तो ये रणनीति कुछ हद तक ठीक थी या ठीक है, क्योंकि जो वायरस का स्प्रेड है उसको रोकने में मदद हुई है। जो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा बहुत समय मिला है in order to be able to cope with it. बट आगे जाकर आप इस लॉकडाउन को indefinitely तो सस्टेन नहीं कर सकते। और उसमें भी जो टेस्टिंग की बात है कि आप टेस्टिंग से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, पर आपके पास कभी इतनी टेस्टिंग किट्स नहीं होंगी कि आप 100 करोड़ लोगों को, 130 करोड़ लोगों को टेस्ट कर सके, स्क्रीन कर सके। बिल्कुल, और शायद इसीलिए कल राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्ट्रैटेजिक टेस्टिंग की जरूरत है। मनीष, अभी आपने टेस्टिंग की बात कही थी, लेकिन जो कुछ दो स्वर नजर आते हैं, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं और जो राहुल गांधी का जो कैंप है,
उसमें कहीं ना कहीं कोई डिस्टेंसिंग नजर आ रही है। अगर मैं ये कहूं कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात अगर कही जा रही है तो कुछ ना कुछ फिजिकल डिस्टेंसिंग कांग्रेस का जो ओल्ड गार्ड है और जो राहुल गांधी का कैंप है उसमें नजर आ रही है। ये कहां तक सही होगा? बिल्कुल गलत है नीलू जी, ये अपना और इस समय इस तरीके की कोई बात किसी को अपने मन में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, पूरा देश इकट्ठा है इस महामारी से निपटने के लिए। कौन सा सबसे बेहतर तरीका हो सकता है इससे निपटने का, इसके ऊपर हर व्यक्ति अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है। जो अवेलेबल एविडेंस है उसको अपने संज्ञान में लेकर एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्ट्रेटेजिक टेस्टिंग होनी चाहिए, पर सवाल ये है कि लॉकडाउन में सपोज आपने एक इलाके को टेस्ट किया और उसके बाद आपने उस इलाके को खोल दिया। अब कल को अगर वहां पे केस डेवलप होने शुरू हो गए तो आप उसको रीसील करेंगे। तो जो आपकी स्ट्रेटेजिक टेस्टिंग है लॉकडाउन की सिचुएशन में, और वो स्ट्रेटेजिक टेस्टिंग नॉन लॉकडाउन की सिचुएशन में काम नहीं आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है, कम्युनिटी इम्यूनिटी डेवलप करना, और उसमें आपको एक कैलिब्रेटेड तरीके से अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ेगा, लोगों को आने जाने की सहूलत देनी पड़ेगी। जहां पे कोई केसेस निकलेंगे वहां पे जरूर आप स्क्रीनिंग करके, टेस्टिंग करके फिर उसको कंटेन करने की कोशिश करें। पर अगर लेट अस सपोज अगर स्ट्रेटेजिक टेस्टिंग को आप प्री कंडीशन बनाएंगे तो उसमें होगा क्या कि लॉकडाउन की परिस्थिति में तो रिजल्ट एक आएगा और एक नॉन लॉकडाउन की परिस्थिति में वो रिजल्ट बिल्कुल विपरीत हो सकता है। तो इसलिए ये आज एक इतना बड़ा संकट है दुनिया के ऊपर। अगर आप अब अमेरिका को अपने परिप्रेक्ष्य में लो कि अमेरिका में इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं, पर उन्होंने पूरी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को बंद नहीं किया है। They have taken those mortalities in their stride. Now that's a very tough decision to take. Absolutely. But you know, parts of United States of America has actually taken that decision, you know, rightly or wrongly. तो जब आप 130 करोड़ लोगों की बात करते हो और पिछले 21 दिन का जो तजुर्बा है वो ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत फ्रेजाइल है। लेकिन मनीष, आपसे जो मेरा सवाल है, अभी आपने कहा कि आप सजेशंस दे रहे हैं, आपकी पार्टी सजेशंस दे रही है सरकार को, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार उन सजेशंस को लेने के मूड में है। तो जो सवाल सबके मन में आता है और इनफैक्ट पूरे देश के मन में आएगा कि जब ऐसी क्राइसिस होती है और इतनी वैश्विक महामारी जैसी स्थिति में लोग सिर्फ सरकार के ऊपर ही नहीं बल्कि ऑपोजिशन के ऊपर से भी बहुत उम्मीदें होती हैं कि ऑपोजिशन क्या करेगा, किस लीडरशिप के रोल में इवॉल्व करेगा ऑपोजिशन। तो वहां पर कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष, मैं इसमें कांग्रेस को सिंगल आउट नहीं करूंगी, लेकिन पूरा विपक्ष इसमें कहीं ना कहीं विफल होता नजर आ रहा है। क्या यही वजह है, क्योंकि आपने जैसा कहा कि सरकार किसी को सुनने के मूड में नहीं है, तो क्या ये वजह है कि ये कारण है कि ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की वो विफल होती हुई नजर आ रही है, या विपक्ष की? देखिए, देश का कोविड-19 के खिलाफ जो रिस्पॉन्स है उसको कौन हैंडल कर रहा है? उसको 3 लेवल्स के ऊपर हैंडल किया जाता है। एक लेवल के ऊपर तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और आपके एसडीएम्स हैंडल कर रहे हैं। दूसरे स्तर के ऊपर आपके स्टेट के डीजीपीस, एसएसपीस, उनके नीचे जो एसएचओ हैं वो हैंडल कर रहे हैं। जो बीमारी है उसको आपके डॉक्टर्स हैंडल कर रहे हैं। तो ये 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्स है जो इस कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है। और इसमें जो बाकी लोग हैं, बाकी लोगों का ये काम नहीं है कि उनके काम में बाधा बने। उनका काम ये है कि जहां पे उनको लगता हो कि हाँ ये चीज करने से बेहतर रिजल्ट आएगा, वो सुझाव देना उनका उत्तरदायित्व बनता है। अब जो लोग सरकार में बैठे हैं या इस रिस्पॉन्स को हैंडल कर रहे हैं, उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं।
और शायद कभी कभी जो अच्छे सुझाव भी होते हैं, यू कैन नॉट टेक इट ऑन बोर्ड बिकॉज द इमीडिएट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द नेसेसरी। लेकिन जो एक तो इम्पोर्टेंट बात कल राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल कर आई, और राहुल गांधी ने इस बात को कहा कि आप अपने सीएम्स को और एम्पावर करिए, अपने एमपीज को और एम्पावर करिए। और अगर मैं एग्जांपल लूं, एमपी लैड फंड्स को सस्पेंड कर दिया गया है, और आप खुद एक सांसद हैं, तो आपको लगता है कि इस महामारी के दौर में अगर एमपी लैड फंड को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो एक तरीके से आपके लिए वो एक बहुत बड़ा हैंडीकैप हो गया? देखिए, जहां तक एमपी लैड्स को सस्पेंड करने की बात है, वो तो एक बहुत ही बचकाना कदम है, और इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को, बाकी सांसदों ने चिट्ठी लिखी है, मैंने एक अखबार में बहुत विस्तृत लेख लिखा था कि क्यों इस समय एमपी लैड्स रखना ही नहीं पर उसको बढ़ाना जरूरी है। देखिए, अगर आप भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को देखें तो जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं, उनको इकट्ठा मिलाएं तो 70 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास है। दैट इज द साइज ऑफ देयर बजट। अब उसमें जो एमपी लैड फंड है वो साल का सिर्फ 4000 करोड़ है या 3900 करोड़ है, पर वो जो, और वो भी 3900 करोड़ 700 या 800 एमपी 780 सांसदों ने खर्चना है। पर उसकी जो खूबसूरती है एमपी लैड फंड्स की, वो ये है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर आप रिस्पॉन्स कस्टमाइज कर सकते हैं माइक्रो लेवल के ऊपर लोगों को निजात पहुंचाने के लिए, उनके जो दुख तकलीफ है। तो और आप जो ये मानते हैं कि आज आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस फंड को सस्पेंड कर दिया गया है? देखिए, ऐसा है कि बहुत ही एक विचित्र परिस्थिति है। विचित्र परिस्थिति ये है कि जब संसद चल रही थी तो ये सांसदों ने जाके स्पीकर को कहा और वाइस चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं उनको कहा कि साहब, ये कोविड-19 की परिस्थिति है और इससे लड़ने के लिए एमपी लैड्स की गाइडलाइंस को रिलैक्स करने की जरूरत है। 24 मार्च को एक सर्कुलर जारी हुआ, एक विज्ञप्ति निकली कि भाई आप कोविड-19 से लड़ने के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, सैनिटाइजर्स, मास्क, वेंटिलेटर्स एटसेट्रा के लिए आप अपना एमपी लैड फंड इस्तेमाल कर सकते हैं। 28 मार्च को एक और सर्कुलर जारी हुआ और हर एमपी से कहा गया कि अगले वर्ष के लिए आप 1 करोड़ रुपया अपने एमपी लैड फंड से भारत सरकार को दे दें। अब 24 मार्च को लॉकडाउन हो गया। बहुत सारे सांसद इससे निपटने की कोशिश कर रहे थे। ये जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट था, क्योंकि डिसलोकेशन थी, खाना कैसे पहुंचेगा, लोग विस्थापित थे, सड़कों पे थे, तो शायद ज्यादा लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, बहुतों ने देखा भी नहीं होगा। जैसे कि मैंने भी इसको 28 मार्च के बाद ही देखा था। अब 6 अप्रैल को आप एमपी लैड को सस्पेंड कर देते हैं, तो 24 मार्च को आप गाइडलाइन रिलैक्स करते हैं, 28 मार्च को आप 1 करोड़ रुपया मांगते हैं और 6 अप्रैल को एमपी लैड फंड 2 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ओके, तो ऐसा लगता है कि किसी की को हर्ट हो गई। तो बेसिकली गवर्नमेंट के पास कोई लॉजिक नहीं था और उन्होंने इस एमपी लैड फंड को सस्पेंड कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि जो सारी पावर्स हैं वो केंद्र सरकार सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं। मनीष, चलते चलते एक बहुत ही ब्रीफ कमेंट आपसे जानना चाहूंगी कि इस समय जो एक परसेप्शन जा रहा है और पूरे विश्व में ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार सारे देशों से बात कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन का रोल समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि उसके लिए बड़ा इशू क्या है। लॉकडाउन, इकोनॉमी, जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे पीएम केयर्स फंड था, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हुई। तो इस समय एग्रेसिवली इश्यूज उठ नहीं रहे हैं जिस तरीके से उठाना चाहिए था। बहुत ब्रीफली आपसे कमेंट जानना चाहूंगी। देखिए, विपक्ष के लिए 3 बड़ी प्राथमिकताएं। ओके। सबसे पहले जो विस्थापित लोग हैं उनको अपने घर पहुंचाया जाए। ओके। दूसरा, लॉकडाउन खोलने के लिए जो सरकार की रणनीति है उसको फाइन ट्यून करने की जरूरत है और प्रदेश सरकारों को
और नीचे जिला अधिकारियों को ज्यादा ऑटोनॉमी देने की जरूरत है कि लोकल कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन खोला जाए। और क्या कांग्रेस के पास इस एग्जिट स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट है? मनीष, अगर मैं पूछना चाहूं, इस एग्जिट स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट क्या कांग्रेस के पास है? बिल्कुल है, और अगर आप उस ब्लूप्रिंट को अपने संज्ञान में लेना चाहते हैं, जो पिछले एक हफ्ते में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ब्रीफिंग्स हुई हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वजीर रहे हैं कई सरकारों में, उन्होंने जो सार्वजनिक तौर के ऊपर लिखा है, आप उसको संज्ञान में लें और आपको पूरा ब्लूप्रिंट मिलेगा कि किस तरह से। देखिए, ये वही लोग हैं जो आज सरकार को सलाह दे रहे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक मेल्टडाउन से निपटा था, और जब अपना महामंदी आई थी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई गई थी, और ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा। चलिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहते हैं तो देयर इज नॉट अ कलेक्टिव विजडम। ओके, आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले, और जैसा कि आपने कहा कि आपके पास और आपकी पार्टी के पास ब्लूप्रिंट तैयार है, लेकिन आपने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार सुनने के मूड में नहीं है। तो देखना ये होगा कि जब ये एग्जिट स्ट्रैटेजी लॉकडाउन से प्लान होती है तो कैसे निकल कर आती है, इसका क्या रोड मैप होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है कि आज जो सड़क पर मजदूर है उन्हें कैसे विस्थापित किया जाए, उनकी जो जिंदगी है उसे पटरी पर कैसे लाया जाए। मनीष तिवारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड हैविंग यू ऑन स्वराज एक्सप्रेस। तो ऑन रिकॉर्ड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।